बिजनेस फर्म अंडर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। फर्म क्या होती है? फर्म कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज्ड है। फर्म स्मॉल भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ये सब क्या फर्म्स है। फर्म्स के बाद तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब अगर मैंने कोई शॉप खोली या मैंने कोई फर्म खोली वेजिटेबल्स की, तो डिजायर्ड आउटकम क्या है मेरा? लेट्स से हर मंथ इतना सेल करना। स्ट्रैटेजी और पॉलिसी टू अचीव द गोल्स, कि मैंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की। जैसे जोमेटो है, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। हर हर फर्म की मेनली ये थ्री ऑब्जेक्टिव्स होते ही होते हैं। अब हम टू द पॉइंट आएंगे, मेजर थ्योरीज ऑफ बिजनेस फर्म अंडर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी किसने दी थी? निकोलसन एंड विलियमसन ने। क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म एंड इज द मेन assumption ऑफ। अभी अगर मैंने, जैसे जोमेटो है, मैंने जोमेटो खोल दिया, अगर मैं सिर्फ एक ही गोल पे ध्यान दूंगी, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो मैं वो कैसे कर पाऊंगी? अपने प्रॉफिट्स कैसे अचीव कर पाऊंगी? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहता है कि आपको बाकी सब तो करना ही है, बट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके चलना है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो किसी का भी यही होता है, कमाने का। तो and is the main assumption of traditional economy theory. It is also uh, it also forms the basic conventional price theory. बेसिक कन्वेंशनल प्राइस थ्योरी क्या होती है? जैसे मेरी किसी भी गुड्स को बनाने की कॉस्ट अगर 20 रुपीज है, तो मैं उसको 30 रुपीज में सेल कर रही हूँ, तो वो क्या है? मैं अपना प्रॉफिट रख रही हूँ। लेकिन प्राइस थ्योरी, लेट्स से सेम गुड अगर पूरे मार्केट में 25 की मिलती है, तो मुझे भी अपना प्रॉफिट कम करके 25 में ही बेचना पड़ेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज रिगार्डेड एज द मोस्ट रीजनेबल एंड एनालिटिकली द मोस्ट प्रोडक्टिव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। under the assumption of under the assumption of given taste in technology, the price and output of a given product under perfect competition are determined with the sole objective. अब जैसे मैंने क्या कहा, मान लो मैं चीनी बेच रही हूँ और मेरी तरह 10 और फर्म्स है जो चीनी बेच रही है। तो अगर मेरा कॉस्ट 20 रुपीज है और बाकी की फर्म्स 25 में बेच रहे हैं, तो मुझे भी सर्टेनली 25 में ही बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हम हमारे परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है, वो हमें कंपटीशन को देख के ही करनी पड़ती है। Assumption of given taste and technology, the price and output of a given product under perfect competition are determined with the sole objective of maximizing profits. ये माना जाता है परफेक्ट कंपटीशन में कि अगर कोई 10 फर्म्स हैं, वो सेम तरह की चीनी बेच रही हैं, सेम क्वांटिटी में, उनको प्राइस भी जनरली सेम ही होगा, तभी वो परफेक्ट कंपटीशन बनेगा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी की क्या कंडीशंस होती है? जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो हमारा डिफरेंस है, वो मैक्सिमम रहेगा। जैसे टोटल कॉस्ट है हमारी 50 रुपीज और टोटल रिवेन्यू है हमारा 80 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रिवेन्यू, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 30 का। सॉरी। तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? वो होगा 30 रुपीज का। अब क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू? क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होता है जब आपने, लेट्स से मैंने जब एक यूनिट सेल की थी, मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल की 30 रुपीज की। फिर वही अगर मैंने 2 यूनिट सेल की, तो मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट लगी वो 50 लगी। और वहीं अगर मैंने थर्ड यूनिट सेल की, उसकी लगी मेरी 55। तो ये क्या है? मेरी टोटल कॉस्ट। अब इसमें अगर वही मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगी, तो वो क्या होगी? सबसे फर्स्ट की होगी 0, नेक्स्ट की क्या होगी मेरी? इसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? इसकी होगी 50 - 30, 20। फिर वही नेक्स्ट की मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी मेरी? वो होगी 5। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स सोल्ड, n n-1। अब ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया हमारा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जैसे ये सेल करने पे मेरी इतनी कॉस्ट बढ़ी, तो मेरा रेवेन्यू भी इतना ही बढ़ना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ये होती है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू और ये होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। सॉरी, ये होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट और ये होता है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। इसे हम दोबारा बना सकते हैं इधर। सॉरी, ये थी हमारी मार्जिनल कॉस्ट और ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू।
हम्म, तो ये क्या कहता है कि इसकी कुछ कंडीशंस होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। हमारा हमारा प्रॉफिट यहाँ कहाँ बनेगा, जहाँ हमारी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होंगे। ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट का। अभी क्या कहता है कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, अगर वो ग्रेटर है, अगर तो वो ग्रेटर है, लेट्स से, अब हम इसे इस तरह से लेके चलते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रॉफिट था। अब वो कह रहे हैं अगर तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ग्रेटर है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारी, कम है, तो हमारी टोटल प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट है जो नहीं हमें मिल पाया है। और अगर तो वो कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो वो है, ये भी हम लॉस इंकर कर रहे हैं। ये होता है जो हम प्रॉफिट इंकर कर सकते हैं। ये क्या है हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट। ये क्या है हमारे लॉस। अब वो कह रहे हैं एम आर इजिकल्स टू एम सी। ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट का पॉइंट। ये ग्राफ हमारा ऐसे रहता है। ये होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। समझ आया? अब आता है बमोल्स मॉडल, रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे मेरा कई लोगों का एक ही मोटो होता है। जैसे अगर हम बड़ी कंपनीज लेके चलते हैं, कोई जैगुआर है, अगर जैगुआर की कार्स को हम लेके चलेंगे तो उसका उसका क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन वही मारुति सुजुकी को लेके चलेंगे तो उसका क्या होगा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर लेट्स से जैगुआर सिर्फ 100 कार्स बेचती है, तो वहीं क्या बोलते हैं, मारुति कितनी बेचती है, 1 लाख कार्स बेचती है। उसके बाद है सेल्स देयर मीन टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द सेल ऑफ द गुड्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वंस प्रॉफिट रीच एन एप्लीकेबल लेवल, द गोल ऑफ द फर्म बिकम्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू रादर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब कहते हैं ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे आप एक गुड बेचोगे तो भी आपको 1,000 रुपए बचेंगे, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप 10 100 गुड्स बेचोगे तो भी आपको 1,000 बचेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ फर्म्स का गोल होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कुछ का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैनेजर्स परस्यू दोस गोल्स विद देयर इंटरेस्ट। सेल्स रेवेन्यू ट्रेंड इज अ मोर रेडिली अवेलेबल इंडिकेटर ऑफ फर्म परफॉर्मेंस। जैसे कहते हैं ना कि इसकी सेल्स ज्यादा है या इसकी सेल्स कम है, मे बी जिसकी सेल्स कम है उसका प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। अब आता है हमारा मैरिज मॉडल, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन से क्या समझ आ रहा है, it is based on the fact that ownership and control of the firm are in the hands of two different set of people. According to this theory, the rate of growth and potential of growth are the standards used to measure the success of the firm. The manager of the firm aim at maximization of growth rate, and shareholders or owners aim at the मैक्सिमाइजेशन ऑफ द डिविडेंड एंड शेयर प्राइस ऑफ द फर्म। ये क्या कह रहे हैं, इनका गोल सेल्स और प्रॉफिट नहीं होता, इनका गोल होता है जो उनका कैपिटल है और उनका जो शेयर होल्डर्स का फंड है, मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिविडेंड एंड शेयर प्राइस इनका गोल होता है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है हमारा विलियम्स मॉडल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और डिस्क्रिशन। ये क्या कहते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर्स आर फ्री टू परस्यू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट वंस दे हैव अचीव्ड अ लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट विल पे अ सैटिस्फैक्टरी डिविडेंड टू शेयर होल्डर। ये कहता है, लेट्स से मेरे जो गोल था, मेरा गोल था मेरे 1000 शेयर होल्डर्स को 50 रुपीज का डिविडेंड देना पर शेयर। अब मैनेजर्स ने वो गोल अचीव कर लिया है, तो ये कह रहे हैं कि वंस यू हैव अचीव दैट गोल, आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्रोथ को और बढ़ा सकते हो। Level of profit will pay a and still ensure the growth. They are free to increase their own emoluments and also the size of their staff and expenditure on them, provided owner shareholders are paid their expected profit or dividend as the case may be. Manager seeks to maximize their own utility function subject to a minimum level of profit. अब वो क्या कह रहा है कि 1,000 मतलब 50,000 आपने डिविडेंड दिया, तो 50,000 डिविडेंड देने के लिए आपने कितना कमाया, 1,00,000 रुपए कमाया। अब वही कह रहे हैं 1,00,000 में से आपके पास कुछ फंड्स तो एम्प्टी है, जैसे 50,000 फंड्स जो एम्प्टी है, वो आप क्या कर सकते हो, आगे इन्वेस्ट भी कर सकते हो बीइंग अ मैनेजर। आप और लोग को भी हायर कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकते हो, वो ये कह रहा है। उसके बाद क्या आता है हमारा, मैनेजर सीक टू मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू अ मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद क्या है हमारा यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन में कौन कौन से आते हैं, हमारा स्टाफ आता है, मैनेजर एम्बुलेंस आता है, मतलब जैसे सेक्रेटरी, कार कंपनी, जो उसके पर्क्स होते हैं खुद के। फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब स्टाफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे जो हमने ये 50,000 हमारे बचे हुए थे, उसमें उसने क्या किया, लेते 20,000 का स्टाफ और उसने हायर कर लिया। फिर आता है मैनेजर एम्बुलेंस, मतलब उसने बीइंग अ गुड मैनेजर, जब उसको 50,000 प्रॉफिट कमाना, उसने 1,00,000 कमाया, तो वो अपने पर्क्स भी पूरे करेगा, जैसे फोन हो गया, कंपनी कार, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब। फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिस्क्रिशनरी। इन्वेस्टमेंट डिस्क्रिशनरी क्या होती है, वो जो वो इन्वेस्टमेंट है, remain with the manager after paying taxes and dividend to shareholder in order to retain effective control of the firm। अब वो अपना भी तो कुछ शेयर निकालेगा, जब उसने टैक्सेस दे दिए, डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को, तो जो भी उसका पेंडिंग प्रॉफिट है, टू रिटेन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द फर्म। अब क्या है, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक होता है सेटिस्फाइंग थ्योरी,
Satisfying theory क्या होती है? Herman propounded the behavioral theory of the firm. According to him, the firm's principal objective is not maximum profit, but satisfying or satisfactory profits. कभी कभी क्या होता है, अगर मैं बीइंग अ लेट्स से मैं जोमेटो की ऑनर हूँ, ठीक है, मैं जोमेटो की ऑनर हूँ और ये रहा, हाँ, तो मेरा गोल है कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं। मेरा गोल क्या है कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए में प्रॉफिट कैसे कमाती हूँ, जिसमें मैं डिस्काउंट भी ऑफर करती हूँ, फ्री गुड्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करती हूँ, ये मैं ऑफर्स भी देती हूँ, ये इंक्लूडिंग वो है। अब मैं क्या कहूँ कि मेरे को ऐसे प्रॉफिट नहीं कमाने जो सैटिस्फैक्टरी है, मुझे मैक्सिमाइज करना है, मुझे लेट्स से 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो पर्क्स थे, इनको पर्क्स को मैंने कैंसिल कर दिया। तो मेरा इसमें गोल क्या हुआ, इसमें मेरा गोल क्या है कि मुझे मैक्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं, और इसमें मेरा गोल क्या है कि मुझे सॉरी, इसमें मेरा गोल है कि सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट कमाना है, इसमें मेरा गोल है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तो वो यही कह रहा है कि he claimed that due to the imperfection of data and uncertainty prevailing in the real world, the profit policy of a firm is not maximizing profit but satisfying. The term satisfying means satisfactory all performance. अब क्या होगा, इससे मेरा प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन इससे मेरे कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेंगे, मेरे कस्टमर्स भी लॉयल रहेंगे। The firm is to not maximize the profit but to attain at a certain level or rate of profit holding a certain share of the market. अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ये तो कमा लिया, आपको पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि इससे नीचे नहीं जाना। अब जहां उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या था कि लेट्स से उसको 80,000 तो प्रॉफिट हर महीने कमाना है मंथली, ठीक है, लेकिन वो कितने कमा रहा है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो क्या है सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन अगर वही वो सिर्फ 50,000 रुपए कमा रहा है, तो वो क्या है, वो कोई प्रॉफिट अटेन नहीं हो रहा, तो इस तरह के ऑफर्स क्या कर देने चाहिए, कैंसिल कर देने चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इतना प्रॉफिट हो कि वो सेटिस्फैक्ट्री हो, वो बाकी के पर्क्स को भी रखे, और वो ब्रेक इवन पॉइंट पे भी ना पहुंचे। फिर क्या आता है, अब ये वाली जो थ्योरीज है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो स्टेप्स हम पढ़ लेते हैं। बिजनेस की प्रॉब्लम, जैसे मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है। सॉरी, अब क्या था हमारा कि डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें मैनेजर फंक्शन में सबसे पहले वही कॉस्ट एनालिसिस, बिजनेस प्रॉब्लम, ये सब करना पड़ता है। तो कह रहे हैं स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। तो कोई भी डिसीजन हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से मैं ज़ोमैटो हूँ, तो ज़ोमैटो की क्या प्रॉब्लम है, ज़ोमैटो की ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, जैसे ₹80 ऑफ अप टू 50%, वो ऑफ तो ₹80 का ही दे रहा है, लेकिन उसने क्या दिखा दिया, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, कि मेरा ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। डिस्कवरिंग अवेलेबल अल्टरनेटिव, जैसे मैं पहले डिलीवरी कर रही थी उनके थ्रू, जो हमारे डिलीवर करने आते हैं, लेकिन अब मैंने क्या कर लिया, किसी ऐसी कंपनी से टाई अप कर लिया जिनके पास डिलीवरी बॉयज होते हैं, ताकि जहां डिलीवरी नहीं हो पा रही है वहां पे हो जाए। इवैल्यूएटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, जैसे मैंने अल्टरनेटिव ए लिया कि मैं अपने ही डिलीवरी बॉयज रखूंगी, अल्टरनेटिव बी लिया कि मैं डिलीवरी बॉयज के एक ग्रुप से टाई अप करूंगी। फिर इन सबको मैंने एनालाइज किया, फिर सिलेक्टिव बेस्ट अल्टरनेटिव, एग्जीक्यूटिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस पहले भी पढ़ा था कि क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद क्या है हमारा मार्जिनल एनालिसिस एंड इट्स यूजेस इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल एनालिसिस क्या होती है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल बी क्लियरली स्टेटेड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे हम लेके चलते हैं। मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ एक बुक, तो बुक की अगर मैं 1 यूनिट बनाती हूँ, अगर मैं बुक की 1 यूनिट बनाती हूँ, तो उसमें मेरी 10 रुपए जो है वो तो लगती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इसमें कौन कौन सी होगी, हमारी लेबर और जो रॉ मटेरियल है। उसके बाद मेरी क्या होगी, 10 रुपए ही फिक्स्ड कॉस्ट। फिर मैं आती हूँ, अगर मैं 2 यूनिट बनाती हूँ, तो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए ही रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो अब 5 5 रुपीज हो जाएगी। अब मैं आती हूँ 3 यूनिट पे, तब भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, 10 रुपीज वेरिएबल, और उसके बाद अब क्या होगा, 3 रुपीज फिक्स्ड। क्या इससे क्या होता है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स बनाने से कम होती है और वेरिएबल हमारी बढ़ जाती है। यहाँ पे सॉरी 10 रुपीज पर यूनिट था ना, तो ये 20 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
तो इससे क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट से हम क्या इवैल्यूएट कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स बी क्लियरली स्टेटेड। दिस मींस दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वन। फॉर इंस्टांस इफ सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसका कहने का मतलब है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। एडवर्टीजमेंट कभी भी सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी होगी तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। लेकिन एडवर्टीजमेंट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेल्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसा थोड़ी अगर आपकी सेल अच्छी होगी तो आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी ही होगी। वन वुड टॉक ऑफ मार्जिनल सेल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ऑन द अदर हैंड, इफ द एडवर्टीजमेंट बजट डिपेंड्स ऑन सेल्स रेवेन्यू, वन वुड स्पीक ऑफ मार्जिनल एडवर्टीजमेंट ऑफ सेल्स। अब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टू बी चेंज बाय जस्ट वन यूनिट। मतलब to work out the impact of independent variable on dependent variable, independent variable is changed by one unit. For example, an additional hour of labor to find out marginal output of labor, or an additional 1 crore of investment to get marginal rate of investment. जैसे हमने जो यहाँ पे किया था ये वही है। जैसे जब आप सिर्फ 1 यूनिट बना रहे थे, जैसे जब आप सिर्फ 100 यूनिट्स बना रहे थे तो आपकी कॉस्ट 10 रुपीज वेरिएबल ये थी। लेकिन वही जब आपने सेकेंड यूनिट बनाई तब आपकी वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आया। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लेबर की कॉस्टिंग लेती हूँ, लेबर अगर एक दिन में एक बुक बनाएगी तो भी 10 रुपए ले रही है और दो बुक बनाएगी तो भी 10 रुपए ले रही है, तो मेरी कॉस्ट में क्या चेंज आया। तो वो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टू बी चेंज बाय जस्ट वन यूनिट। ये देखने के लिए क्या डिफरेंस है। मार्जिनल इज डिफरेंस फ्रॉम एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है जैसे अब यहाँ पे हम एक और अगर टैब बना ले, जैसे अगर हम यहाँ एक टैब और बना ले तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट क्या होगी 1 यूनिट की, 10 + 10 20, तो क्या हो गई 20 रुपीज। वहीं अगर यहाँ पे हम 2 यूनिट की लगा ले, 20 + 5 × 2 हमारा सेम रहेगा, 5 × 10 रुपीज हो गया ये हमारा। तब हमारा क्या होगा, एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 + 10 30, 15 रुपीज हो गई हमारी एवरेज। वहीं अगर यहाँ पे हम लगाएं 30 + 10, फिर से डिवाइड बाय 3, 40 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 1 सॉरी 10.33 हो गया। तो यही यही कह रहा है, 13 हुआ सॉरी, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। 13 रुपीज क्या हुआ हमारा एवरेज। तो ये कह रहे हैं कि मार्जिनल और एवरेज में क्या डिफरेंस होता है, कि अगर आपका टोटल कॉस्ट 20 था और इसका टोटल कॉस्ट अगर 30 था, तो आपका यहाँ मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, सिर्फ 10 रुपीज हुआ। एमसी क्या हुआ, 10 रुपीज, लेकिन आपका एवरेज कॉस्ट क्या हुआ, 15 रुपीज। तो ये कह रहे हैं मार्जिनल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज। कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल is not to be confused with the concept of average. For example, the average output of labor is the ratio of total output to total labor. आपकी total output let's say लेबर ने की 1000 यूनिट और टोटल लेबर कितनी लगी आपकी 100 यूनिट, तो कितनी एवरेज कॉस्ट आई आपकी 10 रुपीज। बट मार्जिनल आउटपुट ऑफ लेबर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वन आउटपुट टू वन यूनिट चेंज इन लेबर। अब क्या आता है, मार्जिनल एनालिसिस स्टडी। अब ये हो गया हमारा डिपेंडेंट और ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है, ये डेल्टा हमारे चेंज को दिखाता है। तो हमारा चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स बाय, इसको हम ऐसे डोनेट करेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो मार्जिनल क्या होगा, डिपेंडेंट डिवाइड बाय इंडिपेंडेंट। अब जैसे ये एग्जांपल ही है, नंबर ऑफ लेबर लेट्स से हमने 1 2 3 4 लगाई, इन्होंने क्या टोटल आउटपुट दी है। एवरेज आउटपुट क्या होगा, टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, ये आ गई। मार्जिनल आउटपुट क्या होगा, जो हमारा चेंज है। जैसे ये वाला तो फर्स्ट तो हमारा ये यही रहेगा, जीरो। अब टोटल आउटपुट में कितना चेंज आया, एक यूनिट लेबर बनाने से 40 - 22 18। सिंपल। अब फॉलोइंग टाइप ऑफ कंसेप्ट्स कौन कौन से, मार्जिनल एनालिसिस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि जब टोटल रेवेन्यू ऑफ यूनिट वन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ यूनिट एन -1। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, दो यूनिट्स की प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा, मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, 2 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है, इट इज फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन आइटम इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन असाइनमेंट ऑफ द आइटम। अब क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, फर्स्ट लेबर बनाने में कितनी आउटपुट आ रही थी, सेकंड लेबर लगाने पे कितनी आउटपुट आ रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कि पहले अगर आपने 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए थे तो आपकी क्या कैपिटल थी, और अगर आपने कैपिटल लेट से एक यूनिट से और बढ़ा दी, 1000 के बाद आपने 11,000 सॉरी 1000 के बाद आपने 2000 और इन्वेस्ट की, तब कितना चेंज आया। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है कि आप दो गुड्स लेते हो, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई लेने के लिए लेट्स से सिर्फ अगर आप वाई ले रहे हो तो 10 यूनिट्स ले रहे हो, सिर्फ एक्स ले रहे हो तो 20 यूनिट्स ले रहे हो। तो एक्स और वाई लेने के लिए आप कितना सैक्रिफाइस करोगे वाई का, कि आपको दोनों गुड्स मिल सके। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, मतलब रेट एट विच वन फैक्टर, जैसे लेबर इज सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर फैक्टर इनपुट, एग्जांपल कैपिटल। मान लो आपने पहले लेबर की 100 यूनिट्स लगा रखी थी, अब आपने क्या किया, अब आपने क्या लगा दिए, सिर्फ वो लगा दिए मशीनरी। तो क्या डिफरेंस आ रहा है चेंज में,
उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंटल अप्रोच वर्सेस मार्जिनल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होता है हमारा, जो incremental analysis is especially useful in looking at trade-off which are linear. In such cases, only the endpoints of a range need to be compared. For instance, if both the cost function and revenue function are linear for output over the range of zero to technical capacity of a plant, it is adequate to determine the incremental result of producing at capacity compared to no output at all. Also, if a choice is to be made between two technical processes which may be used to produce the same level of output, incremental approach alone can be used. Here, we cannot compare the processes in terms of marginal cost of moving from one to another, but there is an incremental cost associated with the change in technology, and this can be studied. On the other hand, marginal analysis is especially useful in looking at trade-offs which are determined by curvilinear functions. For example, if the cost function is curvilinear, marginal cost changes as output is increased. मतलब आपकी पहले क्या कॉस्ट लगेगी, ये ऐसे कहता है देखो, अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड ही रहेगी। आप चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 2 यूनिट बनाओ, चाहे 200 यूनिट बनाओ। लेकिन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपकी जो वो यूनिट बनाना है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो आपकी क्या होएगी? कर्वीलिनियर होएगी। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का हम टोटल करें, तब भी क्या होगा? कर्वीलिनियर होगा। कर्वीलिनियर क्यों होगा? क्योंकि पहले जब आप कोई गुड बना रहे थे, तब तो आपकी एक गुड बनाने की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लग रही थी। लेकिन आगे आते-आते आपकी क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कम लग रही है, तो वो क्या हो जाएगा? कर्वीलिनियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट फंक्शन इज कर्वीलिनियर, मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस एज आउटपुट इज इंक्रीज्ड। उसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस कॉल्स फॉर यूनिट बाय यूनिट कंपैरिजन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद मार्जिनल रेवेन्यू एज आउटपुट इज इंक्रीज until the best level of output is found at the point where marginal cost is equal to marginal revenue. Marginal unit by unit analysis can be better than incremental reasoning in several other cases. Choices of best level of input when the input output relationship shows diminishing results. मतलब ये वाला हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल लिया था ना कि ये हमारी है मार्जिनल कॉस्ट, ये है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। वो क्या कह रहा है कि जब तो ये इक्वल है, तो वो बेस्ट है। लेकिन चॉइस ऑफ बेस्ट लेवल ऑफ इनपुट व्हेन द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप शोज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। चूजिंग बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स एज लिमिटेड बाय, अब देखो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ये गुड एक्स है, ये सॉरी ये वाई है, ये एक्स है। अगर तो मैं सिर्फ एक्स बनाऊंगी तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ एक्स बना रही हूँ, ये सिर्फ मैं वाई बना रही हूँ, तो ये कोई बेस्ट नहीं है। अगर मैं दोनों का वो बना रही हूँ तो ये मेरा बेस्ट आउटपुट होगा। वही कहना चाह रहा है। चूजिंग लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेयर इनपुट आर सब्स्टिट्यूशनल एट डिक्रीजिंग रेट, चूजिंग ऑप्टिमम मेच्योरिटी। यही सब था इसमें। मेन इसमें यही है कि प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन और नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट लेसन में, वो है थ्योरीज ऑफ डिमांड। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पहले वाला जस्ट एक समराइज था कि क्या होती है इकोनॉमिक्स, क्या उसका यूज है,